हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th की हमने शुरुआत करी थी कहाँ से? चार्ज से। और मैंने कहा था स्टे चार्ज्ड अप, है ना, अपने अंदर का चार्ज खत्म मत होने देना। और अभी जो पिछला हमने टॉपिक करा था वो था इलेक्ट्रिक सेल। ये वही चीज़ है जो बेसिकली चार्ज को वायर के अक्रॉस सेंड करती है, चार्ज को स्टोर करके रखती है। तो सेल बड़े काम की चीज़ है और नीट में सेल से रिलेटेड काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, है ना बेटा। मैंने आपको कहा था हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो थोड़े कम आते हैं पर आपके जानने के लिए ज़रूरी है, जैसे टाइप्स ऑफ सेल्स। तो जो अगला लेक्चर होगा वो होगा ऑन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टाइप्स ऑफ सेल्स पे। अगला लेक्चर भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में कुछ एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कंडीशन क्या हो मैक्सिमम करंट ड्रॉ करने की, है ना। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट व्हेन द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और द सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये जो टॉपिक है बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक तो आपके न्यूमेरिकल आते हैं सॉल्व करने को, दूसरा एसर्शन रीजन तो आ ही जाता है, और तीसरा इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, है ना। तो इस टॉपिक को हम देखेंगे। उसके पहले मैं फिर से आपको एक बार ऐप के बारे में बता दूं। जो भी नया बच्चा जुड़ रहा है उसको पता होना चाहिए कि इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप जो है आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ना। आपको बेसिक जो नेसेसिटी होती है वो कंप्लीट करनी है। कैसे? अपना नंबर फीड इन करोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी से कंफर्म करके आप अपना क्रिएट न्यू अकाउंट कर दोगे बेटा, है ना। क्रिएट न्यू अकाउंट करने के बाद बेसिक डिटेल्स जो है जैसे लोकेशन वगैरह ये सब पूछी जाती है। हाँ, एक और चीज़, लोकेशन ऑन रखनी है बेटा, लोकेशन ऑन रखनी है। जब भी आप अपना लॉग इन कर रहे हो, साइन अप कर रहे हो, तो ये लोकेशन जो है आपको ऑन रखनी है। ओटीपी से कंफर्म करके वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, आपको जो भी कोर्स चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप टॉपर्स बैच के बच्चे हो, है ना, तो टॉपर्स बैच के बच्चे हो तो आपने क्लास 11th 12th चूज करना है, वहां से आप अपने बैच को सेलेक्ट करोगे। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप जा सकते हो फर्स्ट सेक्शन पे, CUET के लिए आप जा सकते हो यहाँ पे लास्ट सेक्शन पे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। यहाँ पे 4 बैचेस हैं, 2 कॉमर्स के, 2 साइंस के। उदय और शिखर 11th 12th कॉमर्स के लिए हैं, CBSE प्रिपरेशन के लिए। और प्रारंभ और टॉपर्स किसके लिए बेटा? प्रारंभ और टॉपर्स क्लास 11th साइंस और 12th साइंस के लिए। उसके बाद आप अपना बैच साइंस सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। साइंस सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे जाने के बाद क्लास 12th सेलेक्ट कर लोगे, फिर नेक्स्ट पे चले जाओगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। पर ये जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपको यहाँ पे एनुअल कोर्स फी दिख रही है वो सारी शून्य, मतलब 0 हो जाएगी। कैसे? जब आप इसको कार्ट में ऐड करके फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करोगे तब, ठीक है। तो फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करते ही ऐड टू कार्ट करके ये कोर्स फी कितनी हो जाती है बेटा? 0 हो जाती है। ओके, हाँ तो बेटा अब हम आ गए हैं जर्नी के आखिरी पड़ाव पे, मतलब हमारे प्यारे फिजिक्स को पढ़ेंगे अब, ठीक है। सबसे पहले तो आज हम करने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जैसे आपने रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन देखा है, सिमिलरली आपका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन सेल का सेम होने वाला है। अगर मैं कहूं कि बताओ ये जो रेजिस्टर है R1, ठीक है, और इसके साथ मैंने यहाँ पे ये R2 कनेक्ट कर दिया, इसको आप सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हो, ठीक है। ऐसे ही ये एक सेल है और इसके साथ यहाँ पे मैंने दूसरा एक सेल कनेक्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसको भी हम कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ऐसे कितने सेल्स आप कनेक्ट कर सकते हो? कितने भी कर सकते हो, n नंबर ऑफ सेल्स। यहाँ पे बस एक डिफरेंस है, आप देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है एक सेल का, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। तो आप ये कनेक्शन भी बना सकते हो और ये कनेक्शन भी बना सकते हो। कैसा? ये देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे चाहे तो आप नेगेटिव कनेक्ट कर दो और ये पॉजिटिव कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में 2 टाइप के कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक ये कॉम्बिनेशन हो गया और एक ये कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो स्टडी करते हैं कि अब यहाँ पे नेट EMF क्या हो जाएगा, इस कॉम्बिनेशन की वजह से सर्किट का नेट EMF क्या होगा वो स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो अपन केस 1 की बात करते हैं इन जनरल।
इन जनरल अगर देखा जाए तो आपके पास मान लो इस तरीके से ये दो सेल्स थे, इसका EMF E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 था, इसका EMF E2 इंटरनल रेजिस्टेंस R2 था। ये हमने ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है। यहां पे मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए बेटा, A, C और B। अब नेट EMF का मतलब है कि भैया VAB, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कितना है, ये अपन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा ये चीज देखो जरा, VA माइनस VC कितना है बेटा, ये पहचानना मुश्किल नहीं है। VA माइनस VC कितना होगा, E1 लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ VC माइनस VB, VC माइनस VB कितना हो जाएगा, E2। तो कहानी खत्म है, ज्यादा समझने की जरूरत है नहीं। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो ये VC से VC कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, VA माइनस VB, और ये कितना आ रहा है, आपने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया, ऐड किया, तो ये कितना आ रहा है, E1 प्लस E2 आ रहा है, ठीक है। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB कितना आ रहा है बेटा, E1 प्लस E2 आ रहा है। अब इसमें अगर मैं एक सेल पलट देती, अगर मैंने इसमें E2 को पलट दिया होता, ये A होता, ये B होता, ये E1 है और ये E2 है, और ये यहाँ पे अपन ने C पॉइंट ले लिया, तो डिफरेंस क्या आ जाता अगर E2 को पलटा होता। तो उस केस में हम VC माइनस VB ना लिख के VB माइनस VC लिख रहे होते, ऐसा होता क्या। अब यहाँ पे अगर पलट देते तो इसको इन शॉर्ट इतना लिख सकते थे, VAB बराबर E1 तो E1 रहता, ये जो प्लस E2 लिखा है, प्लस E2 की जगह पे यहाँ पे ये माइनस E2 आता, तो बेसिकली क्या हो जाता, E1 माइनस E2। और यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ E1 जो है बेटा बड़ा है मैग्नीट्यूड ऑफ E2 से, ठीक है। नहीं तो ये E2 माइनस E1 भी हो सकता था, अगर E2 बड़ा होता E1 से तो E2 माइनस E1 भी हो सकता था, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को आप इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। अब यहीं पे अगर मैं बोलूं कि भैया ये इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या होगा, फिलहाल तो ये ओपन सेल कॉम्बिनेशन है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने कोई कनेक्ट किया नहीं है, तो व्हाट अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। भैया इसको आप सिंपल ऐसे समझो ना कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और दोनों सीरीज में कंबाइंड है। तो ये तो हमारी प्रिमिटिव नॉलेज हमें कहती है ना, कि अगर यहाँ पे मैं R नेट या R इक्विवेलेंट निकालूं तो मुझे R1 प्लस R2 मिलना चाहिए। इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं, है क्या, नहीं है ना, ओके ठीक है बच्चा पाड़ी। तो अब फिर से जनरल केस अगर मैं आपसे कह दूं कि n सेल्स थे, ठीक है, ऐसे n सेल्स थे, E1, E2, E3, En, इस तरीके से ये n सेल्स थे, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, R3, Rn सो ऑन। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि E इक्विवेलेंट को कैसे लिखा जाए, तो E1 प्लस E2 सो ऑन टिल En, जिसको हम सिंपली समेशन EI लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू 1 to n। और नोट करने वाली बात क्या है बेटा, नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि अगर इसमें कुछ सेल्स पलटे हुए होते, रिवर्स ऑर्डर में लगे होते, तो हम उनका साइन कैसा लेते, नेगेटिव, ठीक है। तो नोट टेक नेगेटिव साइन फॉर द सेल्स connected in reverse order, ठीक है। टेक नेगेटिव साइन फॉर द सेल्स कनेक्टेड इन रिवर्स ऑर्डर, ये बात हो गई। सिमिलरली अगर R इक्विवेलेंट की बात करी जाए तो वो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सो जो बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स
कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के जो बेसिक नियम है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, वो यहाँ लग जाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो बेटा अपन ने क्या पढ़ा अभी? अपन ने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ा, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, ठीक है, ये देखते हैं। तो पहले हम दो सेल्स की पैरेलल कॉम्बिनेशन लेकर चलते हैं बच्चा। इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, E1 R1 E2 R2, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब देखो बेटा, ये जो VAB है ये E1 के भी बराबर होगा, E2 के भी बराबर होगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? मान लेते हैं कि इस आर्म में करंट है I1, इस आर्म में करंट है I2, और ये जो टोटल करंट है इसको अपन ने I बोल दिया, ठीक है। लिखने को तो ऐसा लिख सकते हैं, इन जनरल हम लिखते हैं VAB, इसको सिंपली V लिख दिया। क्या है ये VAB? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इसके पिछले लेक्चर में आपने सिंपली सेल से रिलेटेड कुछ 3 फॉर्मूले जो हैं वो पढ़े थे। EMF कैसा होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो फॉर्मूले ना बेटा एक बार अपन रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल, ठीक है। अगर आपका ये एक सिंगल सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। मान लो कि इसके साथ ये अपन ने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो है ये फाइंड यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, इसकी EMF E है, तो R के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, करंट ये ड्रॉ करता है I, ठीक है। उस केस में I बराबर अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? E अपॉन ये R प्लस R, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r बराबर E। I इंटू कैपिटल R को आप लिख सकते हो V बराबर E माइनस I इंटू कैपिटल R स्मॉल r, ऐसा लिख सकते हो। ये कुछ फॉर्मूले हमने पिछले लेक्चर में डिराइव करे थे, तो आई होप कि ये फॉर्मूले आप सबको यहाँ पे पता होंगे, है ना। अच्छा, अब ध्यान से देखना बेटा, तो ऐसा लिखा जा सकता है क्या? कैसा? V बराबर E माइनस IR की जगह पे E1 माइनस I1 R1। क्या दिक्कत है? यहाँ पे देखो I1 है ना, इसमें करंट है और इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही सेल 2 के अक्रॉस भी होगा। सिमिलरली हम लिख सकते हैं V बराबर E2 माइनस I2 R2, है ना। यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी, करेक्ट, ओके। और इसी तरीके से ये पहला जो अपना इक्वेशन है, इस पहली इक्वेशन से अपन लिख सकते हैं पहली इक्वेशन से अपन लिख सकते हैं E1 माइनस V, देखो V को इधर ले आओ, ठीक है, तो E1 माइनस V बाय R1, ये अपना I1 के बराबर होगा, ठीक है। सिमिलरली यहां से अपन लिख सकते हैं E2 माइनस V बाय R2, ये I2 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब जरा 1 को और 2 को जोड़ो तो आपको मिलेगा I1 प्लस I2 बराबर, ठीक है, E1 बाई R1 माइनस V बाई R1, ठीक है, प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R2, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है बेटा कि I1 और I2 मिलकर क्या बन जाएंगे? I, तो अपन लिख सकते हैं I बराबर I1 I2 मिलकर I बन गए, I बराबर ये जो टर्म्स आपको दिख रही है यहाँ पे E1 बाय R1 और E2 बाय R2, इनको इकट्ठा लिख देते हैं, ठीक है।
इनको इकट्ठा लिख देते हैं। तो ये बन जाएगा, ध्यान से देखना, एलसीएम लेकर E1 R2 प्लस E2 R1, डिनोमिनेटर में मिलेगा बेटा आपको R1 इंटू R2। सिमिलरली जो बाकी बची हुई टर्म है उसमें अपन ने माइनस v को कॉमन ले लिया। माइनस v को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, नीचे R1 इंटू R2, ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से इसको देख लो बेटा और सॉल्व कर लेना। यहां तक डिराइव करके देखना है आपको। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं I, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 से। पूरी इक्वेशन को अपन ने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां मिलेगा अपन को I ब्रैकेट में R1 R2 ऊपर, नीचे R1 प्लस R2, ये मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़े। यहां पे R1 R2 देखो कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है बेटा, ओके। यहां पे अगर गौर से देखो तो सब कैंसिल हो गए, सिर्फ बचेगा माइनस v। सिर्फ क्या बचेगा बेटा, माइनस v। ओके, अब अगले स्टेप में ध्यान से देखना। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं v बराबर, ठीक है, एक काम करो, ये जो v है इसको इस साइड शिफ्ट करो और i वाली टर्म को उस साइड शिफ्ट करो। तो क्या मिलेगा, v बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, ये मिलेगा। और i वाली टर्म इधर ले आओ, तो माइनस i ब्रैकेट में R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा कुछ मिलेगा बेटा। अब आपको क्या करना है, ये जो दोनों इक्वेशंस है ना, इनको कंपेयर करना है। कौन सी दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन देखो इधर और ये इक्वेशन देखो इधर। यहां पे अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को अकेला बनाऊं, ये R1 ये R2, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 के बराबर आएगा। तो बेसिकली एक सिंगल सेल के लिए हम लिखते हैं V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ये जो E है, EMF इक्विवेलेंट EMF माइनस I जो इस सर्किट में करंट है I, और R इस सर्किट में जो सेल का क्या हो गया बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको अगर आप यहां से कंपेयर करो तो V हो गया आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये EMF की इक्वेशन है, यहां पे ये क्या शो करेगी, ये शो करेगी इक्विवेलेंट EMF। V बराबर ये क्या शो करेगी, इक्विवेलेंट EMF माइनस I, और ये क्या शो कर रहा है, R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, अगर मैं सेल्स को पैरेलल में कंबाइन करूं, है ना, तो इक्विवेलेंट EMF का इक्वेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कई क्वेश्चंस अभी आगे जाके आप किरचॉफ्स लॉ पढ़ोगे, किरचॉफ्स लॉ लगाकर कई लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट सेल्स के केस में कई बार सीधे इक्विवेलेंट EMF लगाने से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। जब आएंगे क्वेश्चंस में तब आपको ये बात याद दिलाऊंगी। ठीक है, तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, क्या है, E1 R2। ठीक है, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। पर ये हमने कितने सेल्स के लिए करा बेटा, 2 सेल्स के लिए करा। ठीक है, फॉर 2 सेल्स।
आपकी एनसीईआरटी में भी 2 सेल्स के लिए है, तो क्वेश्चन वहीं से लिमिटेड आते हैं, ठीक है। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब यहाँ पे फिर से आपको एक बात नोट करनी है, फिर से आपको एक बात नोट करनी है। क्या नोट करनी है? कि इसमें भी ऐसा हो सकता था, इसमें भी ऐसा हो सकता था कि कोई एक सेल हमने पलट के लगा दिया। तो जब भी हम सेल को पलट के लगाएंगे, रिवर्स ऑर्डर में लगाएंगे, तो साइन उसका जो ईएमएफ का होगा वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। सो टेक नेगेटिव साइन, टेक नेगेटिव साइन फॉर ईएमएफ ऑफ द सेल, for EMF of the cell if it is connected in, if it is connected in reverse order, in reverse order, ठीक है। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है। बाकी रेजिस्टर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, वो सिंपल जैसे आपने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ा है वैसे ही निकालोगे, ठीक है। तो अभी हमने मोटा मोटी सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं और पैरेलल में इक्विवेलेंट ईएमएफ वो हमने देख लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में कई बार ये कंडीशन पूछी हुई है, ठीक है। वो है कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखते जाओ बच्चा बड़ी। चलो यहाँ पे हम एक पार्टीशन बना दे। कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, ठीक है। यहां पे हम पढ़ेंगे नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और यहां पे हम पढ़ेंगे नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो ये दो केसेस में हमको मैक्सिमम करंट की इक्वेशन जो है समझनी है। फिर बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लो बेटा ऐसे n सेल्स हैं, ठीक है। ऐसे कितने सेल्स हैं? n सेल्स हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टर्स R से कनेक्टेड है। सबकी EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, 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 इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे अपने पास सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R हो गया, सबकी EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो ये इस तरीके से कनेक्टेड हो। यहाँ पे E इक्विवेलेंट बताना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि ये हो जाएगा E प्लस E कितने n टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कितने सेल्स हैं? मान लो m सेल्स हैं टोटल, ठीक है। तो यहां पे जब आप E इक्विवेलेंट लिखोगे बेटा तो कैसे लिखोगे? यहां पे E इक्विवेलेंट की इक्वेशन बनाने से ज्यादा बेहतर होता है, देखते जाना बेटा। ये जो भी हमने E इक्विवेलेंट की इक्वेशन बनाई है, अगर मैं यहां पे ध्यान से सुनना, इस केस में E इक्विवेलेंट को R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट को R इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दिया तो आपको मिलेगा E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक है। R1 R2 नीचे, तो देखो बेटा ये R1 R2 और ये R1 R2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपको क्या मिलेगा? R1 इंटू R2। अगर E इक्विवेलेंट को R इक्विवेलेंट से डिवाइड करते हो, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना। तो R1 प्लस R2 कैंसिल होके सिर्फ डिनोमिनेटर में R1 इंटू R2 बचेगा। तो एक बार E1 R2 के नीचे R1 R2 है ना, तो यहाँ पे E1 बाय R1 बचेगा, R2 और R2 कैंसिल हो जाएगा,
प्लस E2R1 के नीचे R1R2, तो R1R1 कैंसिल होगा तो बचेगा E2/R2। तो अगर E इक्विवेलेंट को R इक्विवेलेंट से हमने डिवाइड किया और अपने पास अगर N या M सेल्स होते, क्या होता, N या M सेल्स होते, तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट को कैसे लिखा जा सकता था, E1/R1, ठीक है, प्लस E2/R2 प्लस ये M सेल्स थे तो EM/RM, ऐसा लिखा जा सकता था, ठीक है। अच्छा, अगर ये सबके सब EMF बराबर होते, E1, E2, EM सबके सब E के बराबर होते, R1, R2, RM सबके सब R के बराबर होते, तो ये इक्वेशन मॉडिफाई करके कैसे लिखी जा सकती थी, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर, ध्यान से देखना बेटा, M टाइम्स E/R। कैसे लिखी जा सकती थी, M टाइम्स E/R, E/R कितने बार, M टाइम्स, तो ये ऐसे लिखी जा सकती थी, ठीक है, ओके। अब यहां की अगर बात करी जाए E इक्विवेलेंट N टाइम्स, तो ये कितना बनना चाहिए बेटा, N टाइम्स E बनना चाहिए, करेक्ट है, N टाइम्स E। ऐसे ही अगर R इक्विवेलेंट देखा जाए तो ये N टाइम्स R बन जाएगा। और अगर अब मैं इसमें I निकालूं तो I क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, तो ये हो जाएगा N टाइम्स E डिवाइडेड बाय N टाइम्स छोटा r प्लस R, ये I आ जाएगा, है ना। तो अब इसमें हम मैक्सिमम करंट की कंडीशन यहां से हम फाइंड आउट करेंगे, ये आपकी प्राइमरी इक्वेशन होगी, ठीक है, ये आपकी प्राइमरी इक्वेशन हो गई। सिमिलरली अगर यहां पे हमें I लिखना है बेटा, ध्यान से देखना, अगर हम इस साइड पे I लिखें पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, तो यहां पे हम I कैसे लिखेंगे, I बराबर बेटा जो भी करंट है उसके लिए ये करंट R में जितना भी फ्लो कर रहा है ना, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसी भी एक सेल के EMF के बराबर होगा। सारे सेल का EMF यहाँ पे बराबर है, तो किसी भी एक सेल के EMF के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम कोई भी एक सेल का EMF E लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो अगर आपके पास M रेजिस्टर्स हैं और सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड है और सबके सब बराबर है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R/M, है ना, R/M। और नहीं आया समझ तो एक बार फिर से देख लो, अगर आपके पास 1, 2, 3 ये R ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड होते सारे, ठीक है, तो आप लिखते हैं 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, M टाइम्स M रेजिस्टर्स हैं तो ये बन जाता है M/R, है ना, इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट होता है ये, तो ये इज इक्वल्स टू 1/R इक्विवेलेंट होता, तो यहां से R इक्विवेलेंट कितना आता, R/M आता, ठीक है। तो बस वही हमने करा है, यहाँ पे R/M हो जाएगा। फिर ये R/M जुड़ा हुआ है कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो यहां पे करंट की कंडीशन आपको दिख रही है क्या है, यहां पे करंट की कंडीशन आपको दिख रही है क्या है। अब करंट का मैक्सिमम होना किस पे डिपेंड करता है, हाउ कैन यू मैक्सिमाइज करंट। इस इक्वेशन में करंट अगर आपको ज्यादा करनी है, बढ़ानी है, तो एक ही तरीका है कि डिनोमिनेटर आप जितना छोटा कर सको, है ना, डिनोमिनेटर आप जितना छोटा कर सको, करंट को जो है आप उतना बड़ा कर सकते हो। बात हुई क्लियर। देखो बच्चा ध्यान से देखो, लेट अस टॉक अबाउट दिस। I मैक्स तब होगा, कब होगा, जब NR प्लस R, है ना, ये जो है ये छोटा होना चाहिए, ये मिनिमम पे जाना चाहिए। सिमिलरली यहां पे I मैक्स तब होगा जब R बाई M, या इसको अगर आप और ज्यादा सॉल्व कर दो, एक स्टेप को, इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दो, आप लिख सकते हो I बराबर E बाय R प्लस ये M कैपिटल R, और ये जो नीचे वाला M है ये ऊपर हो जाएगा। तो यहां पे अगर R प्लस ये M कैपिटल R जब ये मिनिमम होगा, तब आपका I जो है ये मैक्सिमम होगा, ये कंडीशन है, ठीक है। देखते जाओ बेटा,
अब यहां से दो स्पेशल केस निकल कर आते हैं, यहां से दो स्पेशल केस निकल कर आते हैं। केस नंबर 1, हो सकता है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो काफी बड़ा है n टाइम्स r से, तो उस केस में I कितना हो जाएगा, क्योंकि ये काफी बड़ा है तो आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा n e/r। ये दोनों ही कंडीशन है आपकी मैक्सिमम करंट की। दूसरी कंडीशन, हो सकता है कि r काफी छोटा है n टाइम्स छोटे वाले r से, तो उस टाइम पे आप इसको नेग्लेक्ट कर दो, कैपिटल R को नेग्लेक्ट कर दो, तो I कितना बन जाएगा बेटा, तो I बन जाएगा n से n कैंसिल e/r। ये वो करंट है जो एक सिंगल सेल देता। दिस इज इक्वल टू द करंट गिवन बाय सिंगल सेल। इसको डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अब यहां पे भी वही बात, यहां पे भी बेटा दो कंडीशन बनेगी। पहली कि जो कैपिटल R है ना, कैपिटल R अगर काफी बड़ा होता तो, ठीक है, कैपिटल R अगर ये छोटे वाले R से काफी बड़ा होता तो जाहिर सी बात है m टाइम्स कैपिटल R जो है छोटे वाले R से काफी बड़ा होता। उस केस में जो आपको I मिलता, ठीक है, उस केस में जो आपको I मिलता वो क्या होता बेटा, क्योंकि आपने इसको बोला बड़ा है ना, आपने क्या बोला कि दिस पोर्शन दिस पार्ट इज बेटा वेरी बड़ा है ना, लार्ज है, तो आप इस छोटे वाले R को उस केस में नेग्लेक्ट कर दोगे। अब आपने इस छोटे वाले R को नेग्लेक्ट कर दिया है ना, तो आपको यहां पे क्या मिल रहा है, I बराबर E बाय कैपिटल R, I बराबर E बाय कैपिटल R, ठीक है। सेकेंड पार्ट में अगर मान लो ऐसा होता कि R काफी छोटा होता छोटे R से, ठीक है, तो आपको क्या मिलता, I बराबर m टाइम्स E बाय छोटा r। अब ये जो इक्वेशंस है ना, इनकी स्टडी करो जरा। भैया मुझे ज्यादा करंट चाहिए, मैंने सवाल किया, मेरे को करंट जो है ना, मेरे पास 10 सेल्स रखी हैं, मैं उन 10 सेल्स को सीरीज में भी लगा सकती हूँ और पैरेलल में भी लगा सकती हूँ। मेरे पास कितने सेल्स हैं बेटा, 10 सेल्स हैं, उनको मैं सीरीज में भी लगा सकती हूँ और पैरेलल में भी लगा सकती हूँ। सबकी ईएमएफ बराबर है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है, हर एक सेल की ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर है। मैं उसको सीरीज में और पैरेलल में कैसे भी लगा सकती हूँ, लेकिन मैं कैसे लगाऊं ताकि मुझे करंट सबसे ज्यादा मिले, सबसे ज्यादा करंट मैं ऑब्टेन कर पाऊं, तो कैसे लगाया जाए उसको सोचो जरा। अब यहां पे खेल होगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमें देखना पड़ेगा। अगर हमारे पास, देखना ध्यान से, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी कम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी कम है, उस केस में सारे सेल्स को पैरेलल में कंबाइन करके m गुना ज्यादा करंट मिल रहा है ना बेटा। मतलब अगर मेरे पास 10 सेल्स होते तो एक सेल जितना करंट देता उसके 10 गुना ज्यादा करंट मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिल रहा है, बशर्ते एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम हो। तो यहां पे अगर हम देखते हैं, यहां पे ये जो है n गुना ज्यादा करंट, 10 सेल्स हैं तो 10 गुना ज्यादा करंट देगा, मेरे को 10 गुना ज्यादा करंट देगा, लेकिन वो तब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी बड़ा हो। तो ये जो इक्वेशन है ये वाली और ये जो इक्वेशन है ये वाली, हमें ये समझ आता है कि अगर आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है तो सेल्स को कंबाइन करो पैरेलल में टू गेट मैक्सिमम करंट, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से तो सेल को सीरीज में कंबाइन करो टू गेट मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो व्हाट हैव वी लर्न्ड इन दिस लेक्चर बेटा, ठीक है, लेट अस रीकैप करते हैं अपन फटाफट। सबसे पहले तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 E2 E3 EN सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 फॉर 2 सेल्स। इसके अलावा जनरल इक्वेशन E इक्विवेलेंट बाय
आर इक्विवेलेंट की अगर बात करी जाए तो E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस सो ऑन En बाय Rn। ये जनरल इक्वेशंस है। इसमें नोट करने वाली बात ये है कि हमें E को नेगेटिव लेना है इफ कनेक्टेड इन रिवर्स ऑर्डर, ओके। इसके अलावा आई मैक्स आपको मिलेगा, ठीक है, कब सीरीज में और कब पैरेलल में, ठीक है। तो सीरीज में सबसे ज्यादा करंट जो आपका था वो N टाइम्स E बाय R था, जब R काफी बड़ा हो छोटे वाले R से, और यहाँ पे M टाइम्स E बाय R था जब R काफी छोटा हो छोटे वाले R से, ठीक है। तो पैरेलल। तो ये कुछ टेक अवे पॉइंट्स है बेटा, फटाफट इसको नोट कर लेना। इस लेक्चर को रिपीट मोड पे देखने के बाद कुछ 2-4 क्वेश्चन अपनी एनसीईआरटी की किताब में एग्जाम्पलर में फाइंड आउट करो, ठीक है, और सॉल्व करो, और डाउट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है। आपने इतना पेशेंटली सुना, और थैंक यू सो मच अगर आप नोट्स भी बना रहे हो अच्छे से तो, और थैंक यू सो मच अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टेलीग्राम पे डाउट वगैरह भी पूछ रहे हो तो। सो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा, बाय बाय।